ताजमहल को छोड़ दीजिए तो उसके अलावा जितने उदाहरण उन्होंने बताए सब दस्तावेजी बताया, और दोनों बड़े जिम्मेदार लोग हैं। एक देश की वित्त मंत्री हैं। इंडोनेशिया एक सक्षम देश है, संपन्न देश है, और वहां पर हिंदुस्तान वहां पे वक्फ की संपत्ति है, उससे 30 गुना ज्यादा वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में कैसे? और ये हिंदुओं को किस तरह से, हिंदुओं के ऊपर गजवा हिंद पाकिस्तान का एजेंडा है, उसको ये लागू कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं विपक्ष के बैठे लोग, क्या इन्होंने भी तो देखा हो उस उदाहरण को? और वो आदमी महाराष्ट्र से चलकर आया था अपनी शिकायत कराने, तो सोच लीजिए ये इस स्तर पे तो ये उतर ही आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जमीन लुटेरों की धज्जियां उड़ गई। कांग्रेस आज बेनकाब हुई, अपनी अस्तर बता गई कि क्या उसका लेवल है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जब मैदान में उतरे तो उन्होंने बहुत कुछ खेल खोल कर रख दिया। भारत की वित्त मंत्री, अक्सर आप उनकी तारीफ जबरा करते हैं, आज उनका तेवर जैसे अमित शाह का दिखा लोकसभा में, वैसे दिखा राज्यसभा में आज निर्मला सीतारमण का तेवर। वैसे अमित शाह बीच बीच में दिखाते रहे हैं आज कि अमित शाह होने के मायने क्या हैं, लेकिन आज निर्मला सीतारमण की इनका वीडियो सुनवाने से पहले दर्शकों से खास बात बता दूं, इन दोनों वीडियो की, कि आप वक्त की जमीन लूट कर, तो आप लोग बड़ा सुन रहे हो कि सरकारी संपत्ति पे उन्होंने कब्जा कर लिया और ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आज जब निर्मला सीतारमण बोली है तब, और जब उत्तर प्रदेश का डीजीपी बोल रहा है तब, इन्होंने जितने भी उदाहरण दिए हैं, तो ये सबसे खास बात है इस पहलू का कि वो ना तो वो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा है वक्फ का, वो सिर्फ हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा है, हिंदुओं के घरों पे कब्जा है, हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा है। यही उदाहरण दिए आज निर्मला सीतारमण ने, और यही उदाहरण दिए ब्रजलाल ने। लेकिन मनीष जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इतने ज्वलंत उदाहरण है, लाखों हजारों एकड़ जमीन के उदाहरण है, और चिल्ला कर देश की वित्त मंत्री बता रही है, संसद के अंदर वो ब्रजलाल बता रहे हैं, वो SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उसके बावजूद जो एक तरह से पाकिस्तान का हिडन एजेंडा कह लीजिए, जो गजवा हिंद की वो बात करता है कि हिंदुस्तान को पूरा मुसलमान बना दे रहा है, तो गजवा हिंद तो लागू कर रहा था एक वक्फ बोर्ड, इस सरकारी संपत्तियों की, तो इसकी बात की गिनती है कि किस तरह से मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर कब्जा था, और एक तरह जिहाद चला रहा था हिंदुओं के खिलाफ। तो ये हिंदुओं के खिलाफ जिहाद चल रहा था, गजवा हिंद चल रहा था इसका वक्फ बोर्ड के आड़ में, उसको जो नष्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसको दोनों उदाहरण के साथ बताया है। निर्मला सीतारमण जी ने जरा गांव को बताया है, और ब्रजलाल जी ने तो पूरे देश के अंदर बता दिया कि कैसे पूरा कारोबार इनका चल रहा था कब्जा करने का, और खासकर हिंदू धर्म स्थानों को। जरा अब सुनवाइए मनीष जी। बिल्कुल, और मुझे सचमुच अभी हम आपसे बात कर रहे थे, मुझे इसी बात को लेकर बेचैनी हो रही है। इतना सारा सच है, ऐसी धज्जियां उड़ रही है, फिर भी कांग्रेस और विपक्ष बेशर्मी से है। मुझे आश्चर्य लगा कि राज्यसभा में फिर भी, लोकसभा में फिर भी इतनी वोट मिल गए। और सबसे हम ये है, इस वीडियो को सुनिए निर्मला जी के और ब्रजलाल जी के, तब आपको समझ में आएगा। उसके बावजूद भी कांग्रेस का इकोसिस्टम, जब मैं देखता हूं उन सबको, चूंकि एक जर्नलिस्ट हूं, जब देखता हूं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, उन खलियर खैरातियों को, वो कैसे नैरेटिव तय करते हैं और लाखों लाख व्यूज पा रहे हैं। ये समझा जाता है कि एक समुदाय विशेष को मूर्ख बनाने के लिए क्या क्या खेल खेल रहे हैं, उसी को खोल रही है निर्मला सीतारमण। Temple. SCs and OBCs are predominantly the people who live in that village. 480 square acres are now being, 480 acres are disputed because of this. And how did the problem come out? Villagers, when they're buying and selling land among themselves, a family or anybody, were told clearly that they should obtain a no objection certificate from the Waqf board. They are selling their private property, and even if the district administration, like the honorable member is saying, that the collector, while doing the digitization, entered it wrongly or whatever, the entire village, the collector has put into a wrong entry, and that entry so happens that every villager who has to do any transaction in his land, even if he is giving for what we call in Tamil kuttagai, temporarily give it for a certain number of years for a farmer to cultivate and give him some returns, even for that the no objection certificate had to come from the Waqf, sir. I mean, what is this?
why wouldn't, even if that element is true, that the revenue official entered it wrongly, couldn't the Waqf board say, why are these coming to us? We have nothing to do with it. Sorry, collector, get going. Nothing of that happened. The poor people are running from pillar to post saying, when did this become somebody else's? It's mine. Generationally, we've been here. What happens to the temple? The temple was built by the Waqf board and normally it's to the court, sir. Leader of the House. Sir, निर्मला सीतारमन तमिलनाडु से आती हैं और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन पोल कोई नहीं, एक तो साउथ की सबसे दक्षिणी हिस्से से और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के। कोट द्वारिका, ये बेट द्वारिका बोलते हैं। ये 2021-22 में गुजरात वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला। उन्होंने कहा बेट द्वारिका के 2 आइलैंड वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। महोदय, ये बेट द्वारिका भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये इसे शंखो द्वार कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र तट पर स्थित है, लंबाई 13 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई करीब 4 किलोमीटर है। महोदय, इसको कहा गया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर ये इनको ये जो आयत रहता और यूपीए सरकार कंटिन्यू रहती तो भगवान का कृष्ण का जो हमारा तीर्थ स्थल है उसको वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर ले लिया जाता महोदय। तो ये जो है इस तरह से दुरुपयोग जो हुआ महोदय, अभी आप अगर आप नेट पर देख लीजिएगा, इंटरनेट पर एक मौलाना 2017 में क्या कह रहे थे, ये बद्रीनाथ नहीं है, ये विष्णु मंदिर नहीं है, ये तो बदरुद्दीन शाह है, बदरुद्दीन शाह। और ये कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को ये बद्रीनाथ टेम्पल मुसलमानों को सौंप देना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हम इस पर कब्जा कर लें। ऑन रिकॉर्ड है श्रीमान, बद्रीनाथ टेम्पल, वो टेम्पल जो पूरे खाली देश के हिंदुओं का नहीं, पूरे विश्व का जो हिंदू है, सनातन धर्मी है, सब में आस्था है, उसको कहा गया बदरुद्दीन शाह का मंदिर है। श्रीमान, देहरादून के रायपुर थाने में इसका मुकदमा कायम हुआ था। तो साहब ये सेक्शन 40 का जो वक्फ एक्ट था उसका कितना इन्होंने इस्तेमाल किया है उस जानते हैं। महोदय, दुरुपयोग तेलंगाना वक्फ बोर्ड, उसमें हैदराबाद में 5 स्टार होटल को कहा गया ये भी संपत्ति है वक्फ की। उसको मैरियट होटल नाम भी बता दूं, उनको भी कोर्ट में जाना पड़ा तब वो 5 स्टार संपत्ति बन पाई, नहीं वो भी वक्फ। महोदय, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2013 लाए उसमें तो इन्होंने पराकाष्ठा कर दी तुष्टिकरण की। अभी मैं कहीं उसको मैं दोहरा रहा हूं कि 2014 में जब चुनाव आने वाला था और आचार संहिता लगने वाली थी तो रातों रात उसको जो है डी नोटिफाई करके 123 संपत्तियां दे दी गई। इसके अलावा मैं हरियाणा का एक मामला है माजा, ग्राम जठलाना हरियाणा, 2022 में यहाँ की वक्फ बोर्ड ने काफी जमीनों पर दावा ठोक दिया। महोदय, वहां एक पुराना गुरुद्वारा, उससे तमाम संपत्तियां, वहां कोई पहले मुस्लिम सेटलमेंट नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं साहब ये तो हमारी संपत्ति है, हड़पने का प्रयास किया गया महोदय हरियाणा में। हम वहां आना चाहता हूं सूरत महोदय, 2021 में वक्फ बोर्ड ने कहा कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो संपत्ति है वो वक्फ की है। कहा गया कि 400 साल पहले शाहजहां ने वक्फ किया था, उन्होंने अपनी बेटी जहां आरा को दे दिया था। और साहब वहां पर उनके जो खास थे बताया गया, एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया, वो कहा गया उनके खास शाहजहां के इसाक बेग यजदी उर्फ हकीकत खान ने इसको 1644 में 33,081 रुपए में बनाया। कैलकुलेट भी कर लिया सब कैसे हुआ। उसके बाद ये मामला आगे गया और इसमें एडवोकेट कौशिक पांड्या ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ लड़े और ये पता चला कि ये जो बिल्डिंग बनी है वो पोर्ट जो है सूरत पोर्ट, उसका जो टैक्स आया है उस पैसे से बनी, तब जाकर सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग बनी। तो क्या महोदय नहीं है कि जो एक्ट में ये स्वीपिंग पावर दिया गया था, असीमित अधिकार दिया था, उसको खत्म होना की नहीं चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं अपने मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। महोदय, मेरे स्टेट की बात है आगरा, मैं आगरा का एसएसपी भी रहा हूं और डीआईजी भी रहा हूं। ताजमहल बहुत देखा है, जितने हेड ऑफ स्टेट यहाँ आते थे वो वहां जरूर आते थे, प्रोटोकॉल में मुझे मौजूद रहना पड़ता था। महोदय, 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
वहां इनके कद्दावर मंत्री थे जो सजा पाकर के इस समय जेल में है। उन्होंने कहा था तो साहब वक्त की प्रॉपर्टी है, और एक साहब फिरोजाबाद के थे इनके पार्टी के, उन्होंने कहा हमको मुतवल्ली बना दीजिए, और ताजमहल तो वक्त प्रॉपर्टी है। इसका भी लिटिगेशन हुआ, मामला उठा, और फिर वो नहीं हो पाया तो महोदय ताजमहल जैसी संपत्ति को कहा गया कि साहब ये वक्त की है। महोदय अब मैं आता हूं ज्ञान वापी मस्जिद। सब जानते हैं कि 9 अप्रैल 1669 को हुक्मनामा जारी किया था औरंगजेब ने, और उस हुक्मनामे के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। 1670 जनवरी में केशव देव मंदिर मथुरा तोड़ा गया। वहां पर भी साहब ये उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि जहां ज्ञान वापी मौजूद है वो वक्फ की जमीन है। ये सब ये इस तरह का ये यहाँ कारनामा ये करते रहे, और केवल उसका था सेक्शन 40 के तहत ये किया गया। ये इतिहास में है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी अब आप देखें जितने ये कारनामे हो रहे हैं 2020 के बाद, तो ये है साहब वहां इसी तरह केशव देव मंदिर क्या हाल की किया इन्होंने वो आप जानते हैं। तो दर्शकों ने सुन लिया होगा, एक ताजमहल को छोड़ दीजिए तो उसके अलावा जितने उदाहरण उन्होंने बताए सब दस्तावेजी बताया, और दोनों बड़े जिम्मेदार लोग हैं। एक देश के वित्त मंत्री हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। इनके खिलाफ अखिलेश यादव ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था एक आतंकवादी की मौत पे, याद दिला दूंगी, ब्रिजाल वही हैं। तो उन्होंने जो गिनाया कि हिंदुओं को किस तरह से हमले हो रहे हैं, उनकी संपत्ति पे कब्जा किया जा रहा, उनके स्कूल पे कब्जा किया जा रहा, उनके घरों पे कब्जा किया जा रहा, उनके मंदिरों पे कब्जा किया जा रहा। तो ये केवल एक वक्त की जमीन लूट का ही मामला नहीं है, इसके साथ ही साथ वो जिहाद वाला एंगल भी चल रहा है कि किसी तरह से हिंदुओं को उनकी संपत्ति से अलग करो। और जरा गौर करिए कहां से कहां पहुंच गए। और मैं इसके कुछ उदाहरण देता हूं मनीष जी कि ये लूट, इसके लिए कोई सबूत की आपको जरूरत नहीं है, कोई आपको जाके कोई कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे तथ्य हम लोगों के सामने जो इनको देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरफ से नंगा कर देते हैं। कल मनीष जी मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया था कि पाकिस्तान में औकाफ जो है वो 1,09,000 एकड़ है, ये कल मैंने बताया था 1,09,369। आज जरा एक और आंकड़ा देता हूँ, जरा गौर करिए कि हिंदुस्तान में 39 लाख एकड़ वक्फ की संपत्ति है, 39 लाख एकड़, और पाकिस्तान में 1,09,369 एकड़, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या लगभग बराबर है। 1,000-1 करोड़ ज्यादा ही है पाकिस्तान में। तो वो ऐसा क्या कारण है कि मतलब आबादी बराबर है और वो तो इस्लामिक देश है। वहां पर हिंदुस्तान में उससे 37 गुना ज्यादा संपत्ति है वक्त के पास। मुसलमान ही तो करता है, तो ये जब मुसलमान ही करता है, मुसलमानों की संख्या बराबर है, तो ये 37 गुने का फर्क है पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा आज। एक और नाम बताता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, और उसका नाम है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में जो वक्फ की भूमि है वो है मनीष जी, मैंने नोट किया है 1,28,492 1,28,492 एकड़ कुल वहां पे वक्फ की संपत्ति है। तो ये और हिंदुस्तान में 39 लाख एकड़। तो ये अगर आप इंडोनेशिया से तुलना करिए तो इंडोनेशिया की अपेक्षा भारत में 30 गुना ज्यादा वक्फ की संपत्ति है। और ये आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में हिंदुस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। उस दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान आबादी वाला देश है वो भी इस्लामिक देश है। 95% 96% वहां की आबादी मुस्लिम है। तो जहां पे सारे मुसलमान रहते हैं, और ऐसा नहीं कि इंडोनेशिया वाले को भीख मांगने के लिए पाकिस्तान में तो मान लिया तो भीख मांग रहा पिछले 10-15 साल से। इंडोनेशिया एक सक्षम देश है, संपन्न देश है, और वहां पर हिंदुस्तान जितनी वहां पे वक्फ की संपत्ति है उससे 30 गुना ज्यादा वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में कैसे। और जरा मनीष जी एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूँ, उसको सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे मनीष जी। कि अब आप मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में 1,09,369 एकड़ संपत्ति है, और वहां पे जो है 1,28,000 कुछ सौ एकड़ संपत्ति है इंडोनेशिया में। और दोनों की आबादी पाकिस्तान की 25 करोड़ से ज्यादा है, और वो इंडोनेशिया करीब 30 करोड़ मुसलमान रहता है। मैं बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा बताने जा रहा हूँ मनीष जी, दर्शकों को कहूंगा कि आनंद आएगा आपको। आपने कहीं इस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा या कोई जिक्र ही नहीं करता।
क्योंकि यहाँ तो उनकी गुलामी करनी है, कि पाकिस्तान में 25 करोड़ और इंडोनेशिया में 30 करोड़, और तब वक्त होता है 1.25 लाख का, और उनके 1,09,000 और उनके होता है 1,28,000। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, मैं उस पूरे हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर एक प्रदेश है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 25 करोड़ है, जिसमें से 20% कहा जाता है कि इनकी है। तो मान लीजिए यहाँ 5 करोड़ मुसलमान रहता होगा मनीष जी, 20% अगर आप मान लीजिए तो 5 करोड़ मुसलमान यहाँ पे रहता है। लेकिन आपको मालूम है मनीष जी यहाँ पे संपत्ति कितनी है? यहाँ 2,32,000 एकड़, 2,32,000 एकड़, यानी पाकिस्तान और इंडोनेशिया ज्यादा, तो संपत्ति केवल उत्तर प्रदेश में, जहाँ केवल 5 करोड़ मुसलमान रहता है। तो ये है इनका गोरख धंधा, ये है इनका गोरख धंधा कि किस तरह से लूट कर रहे थे। कोई दान करने वाला तो है ही नहीं। यहाँ तो 2006 में सच्चर कमीशन बता गया कि हिंदुस्तान में मुसलमान भूखा मर रहा है, उसके बाद रहने को घर नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है। और वो जो ऐसी भुखमरी वाली स्थिति में जो कौम थी, वो लाखों एकड़ उसने जमीन दान कर दी। कौन कर रहा था दान? ये तो ये दान नहीं कर रहा था, ये लूट चल रही थी, हिंदुओं की जमीन लूटी जा रही थी, सरकार की जमीन लूटी जा रही थी। और ये जो बेशर्म कांग्रेसी आज संसद के अंदर दहाड़ रहे, तो मेरा तो मनीष जी यही कहना है कि हम लोग तो कार्यक्रम करते हैं, दर्शकों को आप लोग देखते हैं, कि जरा इस जहरीले तथ्य को समझाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इससे अवगत कराइए कि ये हिंदुओं को किस तरह से, हिंदुओं के ऊपर एक गजवा हिंद पाकिस्तान का एजेंडा है, उसको ये लागू कर रहे हैं। ये केवल सरकारी संपत्ति में कब्जा नहीं कर रही। अभी आपको उदाहरण सुनवाए या इसके अलावा आपको मिलेंगे। और एक अभी और बताता हूँ मनीष जी, जो जेपीसी कमेटी के अंदर थी मेधा कुलकर्णी, उनको मैं सुन रहा था और उन्होंने तो बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण बताया। और वो ऐसा उदाहरण है कि वो एक तरह से हर हिंदुस्तानी को डराने वाला उदाहरण है मनीष जी। वो महाराष्ट्र से राज्यसभा में है और उनको जेपीसी में लिया गया था। उन्होंने बताया कि जेपीसी के दौरान उसको किसी ने खंडन नहीं किया मनीष जी। जितने वहां बैठे थे मनोज झा, ये सब रहे जेपीसी के अंदर, उनके सबके सामने उस सदन में बता रहे थे बिल्कुल जैसे सांप सूंघा हुआ है, चुपचाप बैठे हुए थे ये। कि उन्होंने बताया, उसका नाम भी बताया, हाँ, वानखेड़े या देवखेड़े, कुछ उतना अच्छा नाम बताया। पहली बार सांसद बनी है, मैं भी सुन रहा था उनको, नाम भूल रहा हूँ मैं भी। हाँ, नहीं, उनका नाम तो मुझे याद है, मेधा कुलकर्णी। वो मेधा कुलकर्णी तो थी जो राज्यसभा सदस्य थी। उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम बताया था, मैं अभी देखिए मुझे शायद याद आ जाए, कि वो आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि मेरी गांव में संपत्ति 16 एकड़ मेरी जब संपत्ति थी, मेरे बगल में 16 एकड़ संपत्ति मुसलमान की थी, और उसने एक दिन रातों रात उसको वक्फ घोषित कर दिया, मेरी संपत्ति को, मेरी संपत्ति में कब्जा कर लिया। और उसके बाद उससे वो संपत्ति छुड़वाने के लिए उनको, उस आदमी को पैसे देने पड़े, यानी अपनी ही जमीन उनको दोबारा खरीदनी पड़ी। और वो अपनी शिकायत लेकर दस्तावेजों के साथ उनसे आकर मिला था जेपीसी कमेटी में। तो ये जितने ठुल्ले हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं विपक्ष के बैठे लोग, क्या इन्होंने भी तो देखा हो उस उदाहरण को? और वो आदमी महाराष्ट्र से चलकर आया था अपनी शिकायत कराने। तो सोच लीजिए ये इस स्तर पे तो ये उतर ही आए हैं। ये जबरन आपकी जमीन पे कब्जा करके बाद में आपको दोबारा वही जमीन दोबारा बेची जा रही है। ये हरकत हो चुकी। तो ये गुंडई के एक सबसे समझिए अंतिम सीमा होती है, और उसको इन्होंने पार कर दिया था। और ये पूरा इंडी गैंग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, ये सब लोग खुलकर उस गुंडई के समर्थन में खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि इस मजहबी गुंडई को चलते रहने देना चाहिए, इसको मत हटाओ। तो ये न तो नरेंद्र मोदी का मामला है, न अमित शाह का मामला है, न योगी आदित्यनाथ का मामला है। ये हमारे आपके भविष्य का मामला है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य का मामला है। कि आप बना जाइए कोठी और कोई आके यहाँ मुसलमान खड़ा हो जाएगा कि ये तो वक्त है, खाली करो इसको, और तब आपको पैसे देने पड़ेंगे। और ये मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कुलकर्णी जी ने आज सदन के अंदर बताया है। तो इतने भयानक हालात तो इन्होंने पैदा कर दिए होंगे, नहीं कर दिए। तो आगे भगवान जाने क्या होगा। लेकिन अब तो फिलहाल जो रोक लगी है, और उस रोक का जरा एक परिणाम और भी जान लीजिए कि अभी कल रात में 2 बजे बिल पास हुआ है